अनाइजेशन एनर्जी या अनाइजेशनल पोटेंशियल। तो अनाइजेशन एनर्जी किस एनर्जी को कहते हैं या उसको हम यानी अनाइजेशनल पोटेंशियल भी कहते हैं। When an electron is completely removed from the valence shell of an atom, we say that the atom has been ionized. ये कहती हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव करते हैं वैलेंस शेल से एक एटम से, तो वी से दैट एटम, तो वो एटम क्या होगा, आयनाइज्ड होगा। द प्रोसेस इज नोन एज अनाइजेशन, तो उसको हम यानी अनाइजेशन कहेंगे। विच नीड एनर्जी, जिसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। द प्रोसेस ऑफ अनाइजेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। तो हम यानी अनाइजेशन रिप्रेजेंट करेंगे द फॉलोइंग इक्वेशन के साथ। वेयर ए इज ए गैसियस एटम, अगर ए एक गैसियस एटम है तो उसको अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो हमें कीटाइन और इलेक्ट्रॉन देती है। तो एक गैसियस एटम है और इसको हमने एनर्जी दी तो उसने कीटाइन दिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये क्या है, ये एटम आयनाइजेशन हो गई। ये कहते हैं कि जब कंप्लीटली रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से एक एटम, कौन सा एटम, गैसियस एटम फॉर्म में, तो वो आयनाइज्ड होगा और इस आयनाइज्ड फॉर्म को हम अनाइजेशन कहेंगे और इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी जब हम इसको आयनाइज्ड करेंगे। तो जो अनाइजेशन प्रोसेस है इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एटम लेंगे गैसियस फॉर्म में, उसको एनर्जी देंगे तो वो कैटाइन फॉर्म में तब्दील हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी गैसियस एटम फॉर्म में लिया हुआ है वो कीटाइन देता है और इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप देखें, यानी अगर आपके पास एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये एक क्या है, एटम है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको एनर्जी देंगे और एनर्जी के बाद क्या होगा, यानी वो आपको कैटाइन देगा। क्या देगा, कैटाइन। कौन सा, यानी एक कैटाइन दे या भी जो भी है, तो उससे इलेक्ट्रॉन लॉस भी होगा और जो एनर्जी हम लिखेंगे डेल्टा एच वो क्या होगा, यानी पॉजिटिव में होगा 224, और जो इकाई है वो किलोजूल पर मोल में होगा, और जो इकाई है उसकी इस एनर्जी की वो किलोजूल पर मोल होगा, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो एक एटम है गैसियस फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, आपने उसको एनर्जी दी, आइसोलेटेड फॉर्म में है तो आपने उसको एनर्जी दी और इतनी एनर्जी आप देते रहेंगे जब तक वो इलेक्ट्रॉन बाहर न निकल जाए। तो हमने उसको एनर्जी दी और उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और इस ये कैटाइन में तब्दील हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा, और इतनी एनर्जी हमने उस पर खर्च कर दी 324 किलोजूल पर मोल। तो हम ये यानी पॉजिटिव में लिखेंगे। तो पॉजिटिव वाले को हम बाद में पढ़ेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो आप आए डिफिनीशन पर। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the valence electron from the outermost shell of the gaseous atom to form the positive ion is called ionization potential or ionization energy। ये कहती है कि वो मिनिमम एनर्जी जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है, यानी ये उसकी वैलेंस शेल है, अगर और शेल होते तो उसकी वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते। जिस तरह कि अगर इस एटम की ये वैलेंस शेल है तो अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो एक कैटाइन देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा और हमने उसको यानी एनर्जी दी, जितनी भी एनर्जी हम उसमें खर्च करते हैं किस फॉर्म में, किलोजूल पर मोल। ठीक है, यानी outermost shell से the minimum energy to remove the valence electron from the outermost shell of gaseous atom। तो वो एटम गैसियस फॉर्म में होगा, वो एटम गैसियस फॉर्म में होगा और जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए और पॉजिटिव आयन बना देंगे, उसको हम अनाइजेशनल पोटेंशियल या अनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली इन जूल और किलोजूल पर मोल। तो वो हम जूल में लेंगे या किलोजूल पर मोल में हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट अनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम
गैसियस फॉर्म में, सोडियम आइसोलेटेड एटम गैसियस फॉर्म में, और मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के जरिए। तो आप सोडियम को गैसियस फॉर्म में ले ले और उसको एनर्जी दे दे तो वो केटाइन में तब्दील हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और जो एनर्जी हमने लगाई वो कितनी, 496 किलोजूल पर मोल इसकी ज़रूरत है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को एक एटम से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी ज़रूरत है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इस तरह अगर हम मैग्नीशियम से गैसियस फॉर्म में, तो ये आप याद कर ले, सॉलिड फॉर्म में आप मैग्नीशियम या सोडियम को नहीं लेंगे, उसको आप गैसियस फॉर्म में तब्दील करेंगे, फिर उसको एनर्जी देंगे, और जब एनर्जी देंगे तो वो आपको केटाइन देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, मैग्नीशियम को गैसियस फॉर्म में हम लेंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म में हम लेंगे। तो मैग्नीशियम को गैसियस फॉर्म में ले ले और एनर्जी दे दे तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और इस पर पॉजिटिव आयन आएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और कितनी एनर्जी की ज़रूरत हुई, 738 किलोजूल पर मोल। तो द अबव टू वैल्यू ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी उन्होंने लिखा है कि जो सोडियम और मैग्नीशियम ने से हमने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया आउटरमोस्ट शेल से, तो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं एक गैसियस एटम से आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर पहले इलेक्ट्रॉन हमने उससे लॉस कर दिया है, इस कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसके बाद इसको हम सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। मैग्नीशियम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, अब हम उससे दोबारा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। तो ये गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म में है। तो हमने इसको एनर्जी दे दी, हमने इसको एनर्जी दे दी, और एनर्जी देने के बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया और मैग्नीशियम 2+ आया गैसियस फॉर्म में। तो इसको हम सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। तो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, 1450 किलोजूल पर मोल। तो इसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम यानी एटम को गैसियस फॉर्म में आप लेंगे और आउटरमोस्ट शेल से एक एटम को आप एनर्जी देंगे, तो इतनी एनर्जी दे दे कि वो इलेक्ट्रॉन उससे लॉस हो जाए। तो गैसियस फॉर्म में आप एक एटम ले ले और इसको एनर्जी दे दे तो वो आपको इलेक्ट्रॉन देगा और केटाइन देगा, और जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको आप किलोजूल पर मोल में लेंगे, उसकी इकाई किलोजूल पर मोल में आप लेते हैं। तो अगर हम देख ले फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आप देख सकते हैं, तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी इन किलोजूल ऑफ द एलिमेंट्स यानी 1 और 3 पीरियड उन्होंने लिया हुआ है। तो पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा, पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी, हीलियम की होगी। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियडिक टेबल में हीलियम की होगी, और सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल सीजियम की होगी। तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये इसमें एक्सेप्शन देके, तो अगर हम यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल देके आयनाइजेशन एनर्जी को हम IE से जाहिर करेंगे। तो अगर हम ग्रुप्स में नीचे जाएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, डिक्रीज। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल को याद कर ले। अगर हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं
तो अनाइजेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होगी। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होगा, यानी इंक्रीज होगा, अनाइजेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज होगी और पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा, यानी अनाइजेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को देखें, यानी बेरिलियम की 900 है और बोरान की 800 है। तो होनी तो ये चाहिए थी कि बोरान की ज़्यादा हो और बेरिलियम की कम हो, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है। तो ये किस वजह से है उसके हम बाद में बताएंगे कि ये इस वजह से है। इसी तरह आप नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के इससे ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए, लेकिन उसके ऑक्सीजन से क्या है, अनाइजेशनल पोटेंशियल ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की देखें तो मैग्नीशियम की ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, होनी तो ये चाहिए थी कि एल्यूमिनियम की ज़्यादा और मैग्नीशियम कम, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। फास्फोरस की ज़्यादा है सल्फर से, तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो अनाइजेशनल पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस ग्रुप्स की होगी, यानी हैलोजन फैमिली वाले, जो हीलियम है, नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन, जिनान है, तो उसकी सबसे ज़्यादा अनाइजेशनल पोटेंशियल होगी। यानी क्योंकि वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेंगे, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। तो इस वजह से यानी उसके अनाइजेशनल पोटेंशियल ज़्यादा होगी। ये बुक्स में उन्होंने दिया हुआ है कि सेकेंड अनाइजेशनल पोटेंशियल और थर्ड, और इसके सेकेंड और थर्ड। तो ये सेकेंड और थर्ड अगर हम बताते हैं तो यानी लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो अगर यानी 500 से डायरेक्ट डबल अगर हो जाए तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 होंगे या 4। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिथियम से लॉस कर दे, अगर आप दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे लॉस करते हैं तो उससे यानी तकरीबन 14-15 गुना ज़्यादा एनर्जी देंगे तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो उससे हमें पता चलता है कि लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन को यानी कम एनर्जी की ज़रूरत थी, अनाइजेशनल एनर्जी कम ज़रूरत थी। तो अगर हम दूसरा यानी इलेक्ट्रॉन लिथियम से निकालेंगे तो उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जब एनर्जी एकदम बढ़ जाए यानी ट्रिपल हो जाए तो उस वक्त, या 5वीं हो जाए उसके, तो इसकी तो सबसे ज़्यादा हुई। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लिथियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बाकी आप उससे यानी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हुई। इसी तरह इसकी थर्ड अनाइजेशनल की भी सबसे ज़्यादा है। तो आप सिर्फ लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं। तो अब इसको देखें, बेरिलियम को, बेरिलियम से 1 इलेक्ट्रॉन आपने लॉस कर दी। अब दोबारा लॉस करने के लिए उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, 1757। तो ये डबल हुई। तो अगर ये डबल हो जाए इसके साथ तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ दे सकते हैं। तो इसको देखें, अगर इस पर आ जाए तो 1700 से डायरेक्ट 14,000 तक यानी उन्होंने जंप लगा दी। तो अब हम कह सकते हैं कि बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, बाकी अगर हम उससे लॉस करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसी तरह यानी अगर डायरेक्ट जंप 1/3 हो जाए यानी 1/2 से जंप बढ़ जाए तो आप कह सकते हैं कि उसके अब आउटरमोस्ट शेल नहीं है, यानी अब उसको यानी आप इनर शेल में जाएंगे और इनर शेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से लिथियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, बेरिलियम यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, फिर तीसरा उसको लॉस नहीं कराएंगे क्योंकि 14,000 किलोजूल पर मोल की ज़रूरत होगी। इसी तरह बोरान में तो 3 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ दे सकते हैं। यानी फर्स्ट के लिए 800, दूसरे के लिए 2400 और तीसरे के लिए 3600। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ आपको दे सकते हैं कम एनर्जी में। इसी तरह कार्बन भी आसानी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन आपको दे सकती है, कार्बन यानी 4 इलेक्ट्रॉन भी आपको दे सकती है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से हम इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते क्योंकि उनको
इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम फिर भी उसकी अनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो उसकी अनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, फिर दूसरे की उसकी डबल होगी, फिर उसकी यानी डबल होगी। तो उससे आप 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू नहीं बढ़ी, यानी इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। किस वजह से कि उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी और इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। आप इनर शेल में चले गए तो इनर शेल से आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती। इसी तरह आप ये भी दे सकते हैं। इस तरह सोडियम को देखें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन उससे लॉस करेंगे तो उसकी यानी आप 8 गुना ज़्यादा एनर्जी देंगे, फिर वो आपको इलेक्ट्रॉन देगी। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो मैग्नीशियम 2 दे सकती है। क्यों? क्योंकि 700 से डायरेक्ट 1400 पर आती है एनर्जी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन तीसरे को लॉस नहीं करेंगे, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं इस तरह, और ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व दैट अनाइजेशन एनर्जी एटम्स डिपेंड्स अपॉन द सेवरल फैक्टर। तो अगर हम फैक्टर देखें तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम, जितना एटॉमिक का रेडियस ज़्यादा होगा तो अनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगी, और जितना एटॉमिक का रेडियस कम होगा तो अनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होगी। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एक एटम की तो उसकी अनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर कम है न्यूक्लियर चार्ज तो कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। शील्डिंग इफेक्ट, तो शील्डिंग इफेक्ट जितना लो होगा उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जितना ये शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो हम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम को अब हम देख सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसके किस तरह यानी ज़्यादा होती है या कम होती है। तो इसके ज़रिए हम इसके एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम के ज़रिए। ट्रेंड्स ऑफ अनाइजेशनल पोटेंशियल इन द पीरियडिक टेबल, तो पीरियडिक टेबल में मैंने ग्रुप्स और पीरियड में पहले भी बताया है कि अनाइजेशनल एनर्जी अगर हम ग्रुप्स में देखते हैं तो ग्रुप्स में डिक्रीज होगा और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स अनाइजेशनल पोटेंशियल इन द ग्रुप। तो ग्रुप में क्या होगा, द अनाइजेशनल पोटेंशियल इन ए ग्रुप डिक्रीज। तो मैंने पहले भी पढ़ाया है कि ग्रुप्स में क्या होगा, अगर आप नीचे जाते हैं तो अनाइजेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यानी डिक्रीज होगा। तो ये कहते हैं कि अनाइजेशनल पोटेंशियल इन द ग्रुप डिक्रीज होगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर आप ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो अनाइजेशनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होती है यानी इंक्रीज होती है, इस वजह से अनाइजेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होती है। द एलिमेंट्स एट द टॉप ऑफ द ग्रुप हैव मैक्सिमम अनाइजेशनल पोटेंशियल, जो एलिमेंट्स टॉप में पड़ा हुआ है पीरियडिक टेबल में उसकी अनाइजेशनल एनर्जी मैक्सिमम होगी। एंड द एलिमेंट्स एट द बॉटम, और जो सबसे नीचे रखा हुआ है पीरियडिक टेबल में ऑफ द ग्रुप में, हैव मिनिमम अनाइजेशनल पोटेंशियल, तो उसकी मिनिमम अनाइजेशनल पोटेंशियल होगी। ये कहती हैं कि ग्रुप में जो यानी ऊपर है उसके लिए मैक्सिमम अनाइजेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो सबसे नीचे है उसके लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अनाइजेशनल पोटेंशियल। तो ये कहती हैं ट्रेंड्स अनाइजेशनल पोटेंशियल इन द पीरियड, तो पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब हम पढ़ते हैं बुक्स में, द अनाइजेशनल पोटेंशियल इंक्रीज इन द पीरियड इन द पीरियडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम अनाइजेशनल पोटेंशियल देखें तो इंक्रीज होगा पीरियड में इन द पीरियडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, द एलिमेंट्स विच आर वन एक्सट्रीम और राइट of the periodic table has maximum अनाइजेशनल पोटेंशियल। ये कहती हैं कि वो एलिमेंट्स जो एक्सट्रीम राइट की तरफ पड़ा हुआ है उसकी अनाइजेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी जो राइट में पीरियड में पड़ा हुआ है उसकी अनाइजेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। विच आर वन एक्सट्रीम लेफ्ट द पीरियड हैज़ मिनिमम अनाइजेशनल पोटेंशियल, और जो पीरियड में लेफ्ट की साइड पर पड़ा हुआ है उसकी मिनिमम एनर्जी होगी अनाइजेशनल एनर्जी, उसकी मिनिमम अनाइजेशनल पोटेंशियल होगी। तो ये ग्रुप्स और पीरियड में उन्होंने बताया कि ग्रुप्स में अनाइजेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होती है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब हम ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में किस तरह है। तो फर्स्ट अनाइजेशनल एनर्जी,
यानी उस ग्राफ में उन्होंने यानी तीनों अनाइजेंशियल पोटेंशियल दी हुई थी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सिर्फ 2 पीरियड के उन्होंने अनाइजेंशियल पोटेंशियल बताई हुई थी, लेकिन इस ग्राफ में सिर्फ फर्स्ट अनाइजेंशियल पोटेंशियल हम देखेंगे। इस ग्राफ में या इस टेबल में आप यानी सिर्फ फर्स्ट अनाइजेंशियल पोटेंशियल देखते हैं। तो फर्स्ट अनाइजेशन एनर्जी किलोजोल पर मोल में लेते हैं आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स सिर्फ एस और पी ब्लॉक की। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट अनाइजेशन एनर्जी देखेंगे किलोजोल पर मोल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। तो हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हम ग्रुप्स में देखते हैं। तो ग्रुप्स में क्या होगा? तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ग्रुप्स में अनाइजेंशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो अगर हम देखते हैं ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में आप नीचे जाए तो हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, उसको छोड़ दे, वो क्या है? नॉन मेटल है, उसकी ज़्यादा होगी। तो इसके बाद लिथियम से शुरू हो जाए तो लिथियम की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आप ग्रुप्स में नीचे जाए तो अनाइजेंशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। आप ग्रुप्स में नीचे अगर जाएं तो डिक्रीज होगी अनाइजेंशियल एनर्जी। तो ग्रुप्स में अगर हम नीचे जाते हैं तो क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, सीजियम और फ्रांशियम। तो फ्रांशियम रेडिएक्टिव एलिमेंट्स है। फ्रांशियम क्या है? रेडिएक्टिव एलिमेंट्स है, और रेडियम भी रेडिएक्टिव एलिमेंट्स है। लेकिन अगर हम उसके अनाइजेंशियल एनर्जी देखें तो फ्रांशियम की ज़्यादा होगी सीजियम से फ्रांशियम की ज़्यादा अनाइजेंशन एनर्जी होगी। दूसरे पीरियड को देखें तो दूसरे पीरियड में हम अगर ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, रेडियम की ज़्यादा है, किससे? बेरियम से। बेरियम से अनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है रेडियम की। तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके बाद हम सबसे पहले ग्रुप्स में जाएंगे, फिर पीरियड पढ़ेंगे। तो थर्ड ग्रुप्स में जाए आप, या इसको 13 ग्रुप्स भी कहते हैं। तो अगर हम देखें तो इसी तरह यानी बोरान की ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। फिर एल्यूमिनियम और गैलियम की जो अनाइजेंशियल एनर्जी है वो बराबर होती है, वो बराबर हो जाएगी। यानी हम कहते हैं कि ग्रुप्स में नीचे डिक्रीज होंगी लेकिन इसकी बराबर है। और इसके बाद यानी तीलियम की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सेप्शन है, तीलियम की ज़्यादा है किससे? इंडियम से। तो इंडियम की यानी अनाइजेशन एनर्जी कम है तीलियम से। तो ये एक एक्सेप्शन है। कार्बन की देखें तो कार्बन ग्रुप्स में सिर्फ लीड और टिन में एक एक्सेप्शन है, यानी लीड की कम होनी चाहिए टिन से, लेकिन लीड की ज़्यादा है किससे? टिन से। तो ये एक यानी उसमें एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन? के जो लीड है, लीड की टिन से ज़्यादा है अनाइजेंशियल एनर्जी, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी कम, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन ग्रुप्स में नहीं है, ऑक्सीजन ग्रुप्स में नहीं है। नाइट्रोजन ग्रुप को हम यानी निक्ट्रोजन और इसको चिल्कोजन और इसको साल्ट फार्मिंग कहते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप्स में नहीं है। और जो हेलोजन ग्रुप्स है उसमें नहीं है। इसके बाद अगर हम हीलियम की तरफ आते हैं, नोबल गैसेस की तरफ, तो नोबल गैसेस में सबसे ज़्यादा अनाइजेंशियल एनर्जी हीलियम की होगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा अनाइजेंशियल एनर्जी किसकी है? हीलियम की है। और सबसे कम सीजियम की है। सबसे ज़्यादा यानी आप ये लिख ले, हाईएस्ट अनाइजेंशियल एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल किसकी है? हीलियम। और लो वेस्ट अनाइजेंशियल एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल सीजियम।
तो हाईएस्ट अनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसकी होगी? हीलियम की होगी। और लोवेस्ट अनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? सीजियम की होगी। यानी हाईएस्ट अनाइजेशन एनर्जी हीलियम की है और लोवेस्ट अनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सीजियम की है। तो अगर हम इसके बाद ग्रुप्स में हमने देखा तो पीरियड में क्या होती है, तो अब हम पीरियड में देखते हैं। तो पीरियड में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अनाइजेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अनाइजेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अब पहले पीरियड को छोड़ दे, दूसरे पीरियड से हम आते हैं। तो लिथियम की क्या होनी चाहिए? यानी कम होनी चाहिए। इसके बाद इसी तरह इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट यानी अनाइजेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसी तरह इससे इसकी इंक्रीज है, ठीक है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, बोरान की ज़्यादा होनी चाहिए बेरिलियम से, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है इस पीरियड में। इस तरह नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की ज़्यादा, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ये एक एक्सेप्शन है। तीसरे पीरियड में मैग्नीशियम की ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, फास्फोरस की ज़्यादा है सल्फर से, ये एक एक्सेप्शन है। कैल्शियम की ज़्यादा है गैलियम से। इसके बाद एएस के ज़्यादा है, यानी एएस को हम यानी आर्सेनिक की ज़्यादा है सिलीनियम से। तो यानी आर्सेनिक की कम होनी चाहिए सिरिलियम से। तो सिरिलियम क्या है? यानी सिरिलियम क्या है? कम है किससे? यानी आर्सेनिक से। तो ये एक एक्सेप्शन है इस पीरियड में। और इस पीरियड में देखें यानी स्ट्रॉन्शियम की ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्शियम की ज़्यादा होनी चाहिए किससे? स्ट्रॉन्शियम की ज़्यादा होनी चाहिए इंडियम से। तो इंडियम क्या है? कम है, ये एक एक्सेप्शन है। और इस तरह बेरियम की तीलियम से। बाकी इस पीरियड में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये एक्सेप्शन किस तरह है और क्यों है, तो अब हम पढ़ते हैं, इसको आप देखें। आपने यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू अगर हम देखते हैं तो एस क्या होगा? स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा, फिर पी होगा, फिर डी होगा, फिर एफ। एक तो ये है। तो यानी फुली फील्ड वाले एस, पी, डी एंड एफ इसी तरह होगी। लेकिन अगर हम यानी हाफ फील्ड देके, तो अगर हाफ फील्ड किसी तरह है तो एस में तो हाफ फील्ड यानी नहीं आती। अगर हम पी के साथ शुरू करते हैं तो पी की फुली फील्ड स्टेबल है किससे? D10 से। तो ये दोनों है। इसके बाद क्या आती है? यानी पी के अगर हाफ फील्ड है तो वो भी स्टेबल है और डी के अगर हाफ फील्ड है तो वो भी स्टेबल है। तो इसकी इसी तरह आती है। यानी एस सबसे ज़्यादा, जो इलेक्ट्रॉन एस में होंगे उसको ज़्यादा अनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी जो पी में होगी। इस तरह यानी एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। अगर यानी पी फुली फील्ड है और डी फुली फील्ड है तो पी सबसे ज़्यादा होगी डी से। और फिर डी के बाद यानी हाफ फील्ड पी की ज़्यादा होगी, फिर हाफ फील्ड यानी डी की सबसे ज़्यादा होगी। और एफ नाइन्थ में नहीं है। तो इसको हम यानी अब हम देखेंगे कि ये किस वजह से हुई। तो अगर आप सबसे पहले यानी ग्रुप में तो ऐसे एक्सेप्शन नहीं थी, तो ग्रुप्स में अगर हम देखते हैं तो वो लेंथिनाइड की वजह से होती है। लेकिन पीरियड के हम देखते हैं कि पीरियड की वजह से ये एक्सेप्शन क्यों आई। तो हम पीरियड में देखते हैं कि एक्सेप्शन क्यों आती है। तो अगर हम देखें पीरियड में तो एक्सेप्शन अब हम पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे आप देखें। यानी एस स्टेबल है पी से डी से और एफ से, यानी इस तरह हो गया। और इसकी हाफ तो आप देखें बेरिलियम, बेरिलियम को देखें, बेरिलियम की एटॉमिक नंबर कितनी है? 4। तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दे 1s2 2s2। तो ये 2 क्या है? यानी स्टेबल है। उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इस वजह से
यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, बोरान से। तो अगर हम बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं 1s2 2s2, इसके बाद क्या होगा 2p1। तो यानी बेरिलियम से हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी किससे, बोरान से, क्योंकि ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। तो स्टेबल के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से यानी बेरिलियम की एनर्जी ज़्यादा होगी बोरान से। तो इस वजह से उसमें यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यानी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये एक हो गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की देखे, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दे 1s2 2s2 2p, कितना आएगा 3। इसके बाद आप यानी ऑक्सीजन की निकाल दे, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है, 8। 1s2 2s2 2p4। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हाफ फील्ड होंगे वो भी स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड क्या होती हैं, स्टेबल होती है। ये इसी तरह है, ये अगर S है और ये P है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 और D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 4 6 8 10 पूरे। तो अगर S फुली फील्ड है, P फुली फील्ड है और D फुली फील्ड है तो वो स्टेबल होंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो यानी P हमने देख ली, अगर हाफ फील्ड है, P अगर हाफ फील्ड है तो फिर भी स्टेबल है, और D अगर हाफ फील्ड है तो वो भी क्या है, यानी स्टेबल है। यानी P हाफ फील्ड में स्टेबल होती है और D भी हाफ फील्ड में स्टेबल होती है। तो इस वजह से नाइट्रोजन की P क्या है, यानी हाफ फील्ड है, वो स्टेबल है किससे, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन की P में 4 है और नाइट्रोजन की P में 3 है। तो इस वजह से यानी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। तो आप यानी देख सकते हैं नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से। तो ये इस वजह से आती है, यानी या फुली फील्ड की वजह से या हाफ फील्ड की वजह से, यानी इस एटम के इस एटम से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये यानी फुली फील्ड और हाफ फील्ड की वजह से इसी तरह हो सकती है। यानी अगर एस क्या है, फुली फील्ड है, P फुली फील्ड है और D फुली फील्ड है, तो फिर क्या होंगे, वो तो स्टेबल होंगे। तो S ज़्यादा स्टेबल है P से, फिर D से, यानी इस तरह होगी। और इसकी तरह अगर P और D यानी फुली फील्ड नहीं है लेकिन P हाफ फील्ड है या D हाफ फील्ड है, तो हम कह सकते हैं कि जो P हाफ फील्ड है वो इस P से क्या होगा, यानी स्टेबल होगा। तो इस वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। तो ये एक्सेप्शन इस वजह से आई। यानी बोरान की जो फैमिली है तो उसमें बोरान सबसे पहले नंबर पर है, फिर थीलियम है, फिर Tl है, फिर क्या है, गीलियम है, फिर एल्यूमिनियम है और फिर क्या है, यानी इंडम है। तो बोरान पहले है, इसके बाद आप थीलियम है, यानी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरान के है, फिर थीलियम के है, फिर क्या है, यानी गीलियम है, फिर एल्यूमिनियम है और फिर क्या है, इंडम है। तो ये एक्सेप्शन याद कर ले। सबसे पहले बोरान है, बोरान के बाद थीलियम है, थीलियम के बाद गीलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंटिन और फिर इंडम। इसके बाद अगर हम कार्बन की फैमिली को देखें तो कार्बन की फैमिली 1
कार्बन सबसे यानी ज़्यादा है, इसके बाद यानी इसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद इसके बाद क्या है यानी जर्मेनियम है, और जर्मेनियम के बाद क्या होगा, लीड होगा, और लीड के बाद क्या होगा यानी टिन होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको भी आप याद कर ले कि किस तरह होगी, तो ये आप में यानी इम्तिहान में आ सकता है। एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, विच एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ द लार्जेस्ट अलाइजेंशियल एनर्जी, यानी इन सेट में आप बता दें कि कौन सी लार्जेस्ट या हाईएस्ट अनाइजेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटाशियम, गैलियम, सीजियम की, और इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, इस Fe, इसी तरह इंडम, स्टार्टिन और क्लोरीन की। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल में अनाइजेंशियल एनर्जी को ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होगा, और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम देखते हैं, तो पोटाशियम है, पोटाशियम के बाद गैलियम है, गैलियम के बाद क्या है यानी सिलीनियम है। तो सिलीनियम की यानी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट है, तो यानी इसकी ज़्यादा होगी। इसके बाद ऑक्सीजन वाले को देखते हैं, तो ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम, तो सिलीनियम की क्या होगी यानी कम होगी, किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि अगर हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो अनाइजेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो यानी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद यानी इंडम, इंडम के बाद क्या आती है यानी आर्सेनिक, और आर्सेनिक के बाद क्या आती है, क्लोरीन। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है अनाइजेंशियल एनर्जी, तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। तो उन्होंने सॉल्यूशन में बताया हुआ है कि सीरियम द अनाइजेंशियल एनर्जी गेट लार्ज, वी गेट द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि वो पीरियोडिक टेबल में किस तरफ है यानी राइट की तरफ है, तो इस वजह से उसकी ज़्यादा है। इस तरह ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन अनाइजेंशियल एनर्जी गेट स्मॉलर, वी डू टू डाउन द ग्रुप, तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है, तो इस वजह से ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होगी। क्लोरीन की क्यों ज़्यादा है, तो क्लोरीन की अनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा है, लार्जर, वी गेट टू राइट एंड वी एज गो टू अप, अगर आप राइट में जाते हैं तो क्या होगा, अनाइजेंशियल एनर्जी यानी इंक्रीज होगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखे, विच एटम इच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ द लार्जेस्ट अनाइजेंशियल एनर्जी, उसमें कौन सी सेट क्या लार्जेस्ट अनाइजेंशियल एनर्जी होगी, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की क्या है यानी ज़्यादा है, वो हम भी पहले पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है, पी हाफ फील्ड है, इस वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन करेक्ट है। और इसमें देखें मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, तो अगर हम मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होती है अनाइजेंशियल एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम को होगी। इस तरह फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद टिन, और टिन, इसके बाद क्या होती है यानी सिलीनियम। तो क्लोरीन की यानी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन क्योंकि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो इंक्रीज होती है, तो फ्लोरीन राइट साइड पे, तो इस वजह से यानी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी।